हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज पर। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7वीं के 8वें चैप्टर में। और कल हमने जो है कक्षा 7 का 7वां चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने परिसंचरण पढ़ा था। परिसंचरण यानी कि ट्रांसपोर्ट, कि किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम लोग एक नया चैप्टर जो कि आपके एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी यानी फिजियोलॉजी संबंधित है, लेकिन इस बार हम लोग पादपों में जनन पढ़ेंगे, यानी कि प्लांट की फिजियोलॉजी का एक अटूट भाग इसको कह सकते हैं। और जनन के बिना कोई भी जीव अपनी संतति या अपनी पीढ़ी जो है वो बढ़ा नहीं सकता है। जनन इसलिए किया जाता है क्योंकि अपनी पीढ़ी को बढ़ाना होता है। तो मेन जनन का वर्क क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया कि अपनी संतति का निर्माण या अपनी संतति को बढ़ाना, ये होता है जनन। अब हम लोग जनन के बारे में सब कुछ चीज पढ़ेंगे। अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। जो लोग पहली बार मेरी कक्षा में जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग जो है वो आपको संपूर्ण संपूर्ण एनसीईआरटी करवाने वाले हैं। और इस एनसीईआरटी में 6 से 12 तक की विज्ञान में जो है वो करवाने वाला हूं, जिसमें से मैंने कक्षा 6 की विज्ञान आप लोगों को करवा दी है। हम लोग कक्षा 7 की विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं और कक्षा 7 के विज्ञान में 8वां चैप्टर आज हमारा है। कक्षा 6 के अध्याय 6 में हमने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं, यानी कि जीव जनन जो करते हैं वो आपस में एक ही समान जीवों के साथ करेंगे। समझ रहे हो? माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं, पादपों में जनन की विधियां क्या है, इस अध्याय में ये सब पढ़ेंगे। ये तो हो गई इसकी भूमिका। अब सबसे पहले जनन की विधियां, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने पुष्पी पादपों के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए, प्रत्येक के प्रकारों के बारे में लिखिए। पादप, अधिकांश पादप में मूल, तना और पत्तियां होती है। ये पादप के कायिक अंग है। ठीक है, कौन से अंग है? मूल, तना और पत्ती पाइप के जो पादप है उसके कायिक अंग है। और वृद्धि की एक निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं, यानी कि एक मेच्योरेशन फेज होती है। उस फेज के कंप्लीट, यानी कि एक वृद्धि जो होती है एक प्लांट की। अब हर एक प्लांट की अलग अलग वृद्धि का समय अलग अलग होता है कि कब वो मेच्योर होगा। आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम लोग गर्मियों में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली रूप से कि जो पादप के जो जनन अंग है वो पुष्प होते हैं। और किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों भी हो सकते हैं। यानी कि कोई जो प्लांट है, यानी कि कोई एक प्लांट है और इस प्लांट में जो है वो आपके दोनों प्रकार के जीव हो सकते हैं, मतलब दोनों प्रकार के अंग हो सकते हैं। आपके नर जनन अंग भी हो सकते हैं और मादा जनन अंग भी हो सकते हैं, या फिर दोनों भी एक साथ हो जाते हैं। उस दोनों जिसमें एक साथ होते हैं उसे उभयलिंगी कहते हैं। जिसमें नर जनन अंग होता है उसे नर प्लांट, और जिसमें मादा जनन अंग होता है उसे मादा प्लांट कहते हैं, है ना, फीमेल प्लांट। ठीक है, पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करता है। अब इसके मेथड कौन कौन से हैं? एक मेथड है इसका प्यारे मित्रों अलैंगिक जनन, और एक मेथड है लैंगिक जनन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसमें जो प्लांट होता है वो बिना बीजों के ही नए प्लांट की उत्पन्न कर देता है, यानी कि बिना बीज ही, यानी इसमें बीज नहीं बनता है, बिना बीज ही नए जीव का जो है उत्पन्न करना। ठीक है,
उसके अलावा जो लैंगिक जनन होता है यानी सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन जो होता है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए पादप का जो जन्म होता है वो किससे होता है? सीड से होता है या फिर बीज से होता है? किससे? सीड से। ठीक है। अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। पेन आज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है भाई, है ना। उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। पहेली क्या कहती है कि पहेली यह समझाती है कि नए पादप सदैव बीजों से ही उगते हैं, लेकिन उसने कभी गन्ना, आलू, गुलाब में बीज नहीं देखे हैं। वह जानना चाहती है कि ये पादप जनन कैसे कर सकते हैं। अब एक नई टर्मिनोलॉजी, और ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि यह एक प्रकार का होता तो अलैंगिक जनन है। इसको हम लोग अलैंगिक जनन के प्रकार के रूप में पढ़ सकते हैं, जिसमें पादप जो है, पादप इनके मूल, पादप जो है, पादप के मूल, तने, पत्ती या फिर कोई कली जिसे हम लोग मुकुल बोलते हैं, है ना, यानी कि किसी भी बड के द्वारा, किसी लीव के द्वारा, किसी स्टेम के द्वारा या फिर स्टेम के किसी भाग या फिर रूट के किसी भाग के द्वारा अगर किसी नए पादप का जन्म हो जाए तो उसको हम लोग कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। समझ गए। अब हम लोग एक क्रियाकलाप करने वाले हैं। अब क्रियाकलाप में वही कायिक प्रवर्धन जिसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने गुलाब का पौधा लगाया होगा या चंपा का पौधा लगाया होगा, उसकी एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटना। पर्व संधि जिसे हम लोग इंटरनोड बोलते हैं। ठीक है। अब पर्व संधि क्या होती है? जो कलिका, जहां से जो मेन तना होता है, मेन तने के पास से जो है आपके क्या निकली होती है? पर्व संधि होती है। जैसे पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था, पर्व संधि होती है जहां से पत्ती निकलती हो। ठीक है। पत्ती जहां से निकलती है वहां से काटना है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि गुलाब कैसे लगाने? कलमदार, कलम के द्वारा लगाने हैं। ठीक है। अब कलम को मिट्टी के में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी देना है। इसकी वृद्धि को देखना है। नोट कीजिए कि जड़ जो है मूल के कितने दिन, मूल के निकलने और नई पत्ती के निकलने में कितने दिन लगते हैं। पर्व संधि मैंने बताया था ये मेन तना है और यहां से हम लोगों को काटना है। ठीक है। इसी क्रियाकलाप को जल में भरे पात्र में मनी प्लांट, उसे मिनी प्लांट, मनी प्लांट आजकल बोलते हैं, मनी प्लांट का पौधा जो होता है, जो आपके घरों में लगाए जाते हैं, पौधा उसकी जो बेल होती है, बेल एक प्रकार की होती है, उसको फैला दिया जाता है और उससे कहते हैं कि इससे लक्ष्मी का वास है। ठीक है। आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष, पत्ती के पर्व संधि से जुड़ाव का मुख्य बिंदु जो होता है वो पत्तियों का कक्ष कहलाता है। उसमें कलिकाएं या फिर मुकुल होती है। ये कलिकाएं प्ररोह यानी अंकुरों के रूप में विकसित होती है और इन्हें क्या कहते हैं? कायिक कलिकाएं। ठीक है। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व यानी इनमेच्योर लीव्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती है। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती है। ठीक है। कायिक कलिकाएं का मतलब ये है कि कायिक प्रवर्धन करेगी वो, समझ रहे हो। तो उसके अलावा आगे हम लोग जब बात करते हैं कि एक ताजा आलू लेना है, क्रियाकलाप है, और उसके आवर्धक लेंस की सहायता से, आवर्धक जिसको बड़ा देख सकते हैं, उसकी सहायता से जो है इस पर पड़े सत्य चिन्हों को, मतलब जहां से हम लोग जूम आपके ज्योमेट्री में आता है ना, उससे देखना है ना। तो उसमें जो सत्य चिन्ह, एक सत्य चिन्ह जो होते हैं उनको देखना है और आपको इनमें जो है कलिकाएं दिखाई देती है, यानी कि खड्डे जो होते हैं आलू में, बारीक बारीक खड्डे आलू में होते हैं। जैसे ये देखो, ये जो गड्ढे होते हैं ये इनको सत्य चिन्ह बोलते हैं। और यहीं से आपको पता है एक आंख
इन्हें जो है आँख भी कहते हैं, ठीक है, आलू की आँख वो निकली होती है, और आलू के कुछ टुकड़े काटना है और इनको प्रत्येक में से एक आँख अवश्य होनी चाहिए, सब में आँख जरूर होनी चाहिए, और उनको गाड़ मिट्टी में दबाना है और आपको पता चलेगा कि नया पौधा जो है डेवलप हो चुका है। ऐसा ही हम लोग अदरक और हल्दी भी उगा सकते हैं। ब्रायोफिल्म जिसे पत्थर चटा बोलते हैं, इनकी पत्तियों के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती है। यदि इस पादप की पत्तियां आर्द्र मृदा पर गिर जाएं तो प्रत्येक कलिका नए पादप को जन्म दे सकती है। समझ रहे हो? जो पत्थर चिटा है, पत्थर चिटा जिसको हम लोग ब्रायोफिल्म बोलते हैं, उसकी पत्ती के किनारे में क्या पाई जाती है? गर्त कलिकाएं पाई जाती है। अगर ये गिर जाती है आर्द्र मृदा में तो नए पादप को जन्म दे सकती है। इसे कलिका या मुकुल भी कहते हैं। और कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए शक्करकंद और डालिया या डहेलिया, ठीक है, जड़ें भी नए पौधे को जो है वो कर सकती है। ये ब्रायोफिल्म की पत्तियां हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफिल्म की पत्तियों में जनन कैसा होता है? कायिक प्रवर्धन द्वारा। कैक्टस जैसे पादप वे भाग जो मुख्य पादप से अलग या विगलन हो जाते हैं, नए पादपों को जन्म देते हैं। प्रत्येक विगलन भाग नए पादप के रूप में वृद्धि करता है, कर सकता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। यानी कि कायिक प्रवर्धन बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है और बहुत जरूरी है आपके लिए। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं। नए पादप जो होते हैं वो उसकी यथार्थ यानी कि उसकी फोटोकॉपी होते हैं, ठीक है, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। जो एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होंगे, है ना, कायिक प्रवर्धन में उसकी फोटोकॉपी वो प्लांट होगा। और इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करता है। यानी कि हम लोग अगर अलैंगिक जनन के दौरान देखते हैं कि अगर उसके दौरान कोई जीव उत्पन्न होगा तो वह जीव उसकी जनक के समान होगा। अगर लैंगिक जनन के दौरान कोई जीव उत्पन्न होगा तो उसमें माता और पिता के दोनों के गुण आएंगे। जैसे आप लोग जो मेरे सामने बैठे हैं या फिर मैं हूं, उनमें माता और पिता दोनों के गुण आते हैं। और इन दोनों गुणों से मैं विपरीत बनता हूँ, क्योंकि मेरे में आधे लक्षण किसके हैं? पिता के हैं, आधे लक्षण माता के हैं। कुछ मैंने वंशानुगत कुछ मुझे मिले हैं, तो कुछ मुझे वातावरण से भी मिलते हैं, ठीक है। अगली विधि आती है मुकुलन। मुकुलन बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना प्रश्न पूछा जाता है मुकुलन 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 का। आपने पहले ईस्ट के बारे में पढ़ा होगा, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध न हो तो ईस्ट खुद ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अथवा जनन करने लगते हैं। याद रखिए, ईस्ट एकल कोशिका यानी एक कोशिकीय जीव होता है। हम देखते हैं कि इनमें जनन कैसे होता है। अभी ईस्ट के बारे में बता रहा है। बेकरी से ईस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर खरीद लें। चुटकी भर ईस्ट लेकर इसे किसी एक पात्र में रखें। इसमें कुछ जल हो जिसमें कुछ जल हो। एक चम्मच शक्कर डालकर इसे जल में घोल लें। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें। 1 घंटे के पश्चात इस द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से देखें, आपको क्या दिखाई देगा? आप नई ईस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। अब देखो, ईस्ट देखने का सबसे आसान तरीका। अब जो ईस्ट होता है, ईस्ट में क्या होता है? एक मुकुल यहाँ पे बन जाती है। जैसे यहाँ पे बन गया, एक मुकुल यहाँ पे बनी, फिर धीरे धीरे इसमें क्या बन जाते हैं? 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं और 2 से ये बहुत जारी श्रृंखला ऐसे कैसे बनती जाती है और फिर ये इससे अलग हो जाता है। तो बहुत फास्ट ये ग्रो करता है। ईस्ट कोशिका
कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिकाओं से विलग होकर नई इष्ट कोशिका बनाता है। नई इष्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई इष्ट कोशिकाएं बनाती है। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यह प्रक्रम चलता रहता है तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में इष्ट कोशिकाएं बन जाती है। तो इष्ट वगैरह यह छोटे जीवों में बहुत फास्ट या फिर बहुत तेजी से जो है वो ग्रो इनका होता है। फिर एक विधि आती है खंडन विधि। ये अलैंगिक जनन की विधि है, खंडन विधि। और ये सब जितनी विधियां मैंने पढ़ी, कायिक प्रवर्धन, मुकुलन और तीसरा आ रहा खंडन। तो आपने तालाब ठहरे हुए पानी में अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंकी गुच्छे यानी फिसलनदार तैरते हुए आपने खांजी देखी है, खांजी खांजी होती है ना, ये शैवाल होते हैं और ये जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल दो या दो से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। जैसे एक शैवाल है, ये दो खंडों में टूट जाएगा और दो नए जीव बन जाएंगे। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है। कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। तो खांजी कैसे फैलती है वो आप लोगों ने देखा होगा। अगला आता है बीजाणु निर्माण, जिसे कहते हैं स्पोर का स्पोर का क्या बोलते हैं इसको, बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण यानी स्पोर का जो है वो एक प्रकार से निर्माण होना। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग आते हैं। अध्याय 1 में दिए गए क्रियाकलाप 1.2 को दोहराइए। डबल रोटी पर रुई की जाल में बीजाणुओं को देख के जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसीलिए, तो बीजाणु फॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, बीजाणु निर्माण, इसीलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरण हो जाता है, नए जीव में विकसित हो जाते हैं व मोस और फरन जैसे पादपों में बीजाणु द्वारा जनन होता है। अब आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है कि पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग होता है और स्त्री केसर क्या होता है, मादा जनन अंग। सरसों, गुड़हल, पिटूनिया का कोई पुष्प लेना है और इसके जनन अंगों को पृथक कर देना है। पुंकेसर और स्त्री केसर जैसे विभिन्न भागों का अध्ययन करना है। ऐसे पुष्प जिसमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में क्या होते हैं, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। ठीक है, तो एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी का मतलब जिसमें एक ही लिंग पाया जाता है, यानी कि या तो नर होगा या फिर मादा होगा। ठीक है, नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो अथवा विभिन्न प्रकार पौधों पर पाए जा सकते हैं। ठीक है, उन्हें द्विलिंगी कहते हैं ना। क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है, यानी कि नर जिसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं और मादा जिसको इस डिनोट करते हैं, दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक गेमिट, एक जो है गेमिट बनेगा, उसको जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट, जाइगोट। ठीक है, यानी युग्मनज। ठीक है, परागण। परागण क्या होता है? सामान्यतः पराग कणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि पराग कण हल्के होते हैं अतः वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीट के शरीर पर भी परागण
चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पौधे पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतर परागण कहलाता है। अब पूरी की पूरी डिटेल को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो होता क्या है, आपके दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक पुष्प होता है एक लिंगी, ठीक है। एक पुष्प कैसा होता है, एक लिंगी पुष्प। एक पुष्प होता है द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प होता है जिसमें या तो नर जनन अंग हो, जिसे हम लोग पुंकेसर बोलते हैं, या फिर स्त्री केसर के रूप में जिसे स्त्री केसर बोलते हैं, मादा जनन अंग हो। अब इन दोनों में से एक कोई हो। और द्विलिंगी में ये दोनों ही लिंग नर और मादा अगर दोनों ही हो तो उसे द्विलिंगी कहते हैं। जब एक लिंगी पुष्प की मैं बात करूं तो यहां ये बोल रहा है कि इसमें दोनों प्रकार के रहेंगे और स्त्री केसर में 3 अंग होते हैं। एक होता है वर्तिकाग्र, एक होता है वर्तिका और एक होता है अंडाशय। नर युग्मक क्या करता है, नर युग्मक जो होता है उसमें पराग कोश होते हैं और पराग कोश में पराग कण होते हैं और यही पराग कण जो है वो जनन का कार्य करते हैं। इन्हें एक प्रकार से स्पोर भी कह सकते हैं। यानी कि एक प्रकार से नर जनन अंग का जो बीजाणु है वो, या फिर जहां एक प्रकार से स्पोर है, वो एक प्रकार का क्या है, पराग कण है। अब परागगण क्या होता है, परागगण क्या होता है, तो जो परागकण है, अगर ये परागकण स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर अगर गिर जाएं, जैसे ये वर्तिकाग्र है किसी पुष्प की, तो ऐसा होता है कि परागकण बहुत हल्के होते हैं और परागकणों पे होता है एक कवरिंग और उस कवरिंग की वजह से वो नमी युक्त रहते हैं, वो सूखते नहीं हैं। तो जब पुष्प परिपक्व हो जाता है तो परागकण का प्रस्फुटन होता है, यानी परागकण निकलते हैं। जब कोई कीट छोटा सा या फिर हवा या फिर जल द्वारा किसी उसी जाति के प्लांट पे जो है वो अगर परागकण, उसकी जाति के परागकण अगर मादा जनन अंग तक और उसकी वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो उस क्रिया को परागण कहते हैं। और परागण के बाद में क्या होता है, उसके बाद में उसका निषेचन होता है। ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो स्वपरागण। ऐसा होता है कि जब द्विलिंगी जो पौधा होता है और द्विलिंगी पौधे में एक मादा जनन पुष्प भी हो सकता है, नर जनन पुष्प भी हो सकता है। अगर पौधे में जो आपके परागकण है, क्या है, परागकण, ये परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाएं तो स्वपरागण, और दूसरे पुष्प की उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए यानी कि उसी पौधे पे, तो उसे का कौन सा परागण कहेंगे, स्वपरागण। और अगर किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे तो उसे परागण कौन सा कहेंगे, परपरागण कहेंगे। तो पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो उसे परागण कहेंगे। यानी उसी पादप की बोल रहा है, उसी पादप की बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है। उसके बाद आता है निषेचन। अब निषेचन होता क्या है, निषेचन सीधा सा समझो कि निषेचन क्या होता है कि नर जो होता है, नर युग्मक जो होता है वो किससे मिलेगा, मादा युग्मक से मिलेगा। किससे, एक मिनट, नर युग्मक किससे मिलेगा, मादा युग्मक से मिलेगा। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो नर युग्मक है उसको इस प्रकार से दर्शाते हैं और मादा युग्मक को इस प्रकार से दर्शाते हैं। दोनों मिलेंगे, दोनों से क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। तो युग्मनज को इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। और इस जाइगोट के निर्माण की जो प्रक्रिया है ये इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। तो समझ में आया। अब आगे पूरी चीज समझो कि नर व मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। और युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। किसमें, भ्रूण में विकसित होता है युग्मनज। अब आता है फल बीज का विकास, फल और बीज का विकास। उससे पहले ही हम लोग ये डायग्राम थोड़ा देख लेते हैं किस प्रकार से हो रहा है। कि ये देख लीजिए
ये अंकुरित हो चुका है और अंकुरित होके आपके जो है अंकुरित होके यहाँ पे मतलब गिर चुका है। गिरने के बाद में आपके कहाँ पहुंचेगा, आपके अंडाशय में पहुंचेगा। वहां पे जाके जो है दोनों का जो मादा जनन मादा का जनन अंग जो है उस पे इस यानी स्त्री के शरीर में जो स्पोर होते हैं मादा जनन अंग वाले, उससे ये मिलेगा। और दोनों मिलने के बाद नर और मादा युग्मक मिलेंगे। तो दोनों मिलने के बाद क्या होगा, युग मनज का निर्माण होगा और निषेचन की क्रिया पूरी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं फल और बीज का विकास। निषेचन के पश्चात अंडा से फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडा से फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड में बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुल फल गुच्छेदार और रसीले हो जाते हैं, जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं, जैसे बादाम और अखरोट आदि। अब बीज का प्रस्फुटन प्रकीर्णन होता कैसा है। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई दे होंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे गिरे। कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उगाए। आपके विचार से इस परिस्थिति में क्या होगा। पादप के नवोद्भिद नए पौधे के बीच धूप, जल, खनिज और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उसमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादप को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप नवोद्भिद में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिज के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में विस्तृत होने में सहायक होता है, ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सके। ठीक है, आगे बात करते हैं किसके बारे में। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं में होता है। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन कहाँ होता है, पवन, जल और जंतुओं द्वारा। ठीक है, या तो जल के द्वारा या हवा के द्वारा या जंतुओं के द्वारा होगा। सहजन, ड्रम स्टिक बोलते हैं, तथा द्विफल यानी जिसको मेपिल बोलते हैं, जैसे पादपों में पंख युक्त बीज पाए जाते हैं। और घासों के हल्के बीज अथवा आक जो होते हैं उनमें रोम युक्त बीज पाए जाते हैं। आपने आंकड़ा देखा होगा, उसके बीज कई बार उठते रहते हैं, है ना, फफूंदी लगी उसके, वो उस प्रकार से लगी रहती है। हम लोग पकड़ते थे पहले बचपन में। बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फलों के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं, ताकि वे जल में प्लवन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। उदाहरण के लिए नारियल। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कंटकी यानी कांटेदार बीज, जिसमें हुक जैसी संरचनाएं होती है, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं। इसके उदाहरण यूरेना हो गया, जेंथिनियम हो गया। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उसके अंदर जो है बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और बालसम के पादपों में ऐसा होता है। तो पूरी तरह से हम लोगों ने जो है ये चैप्टर पढ़ा। अब पूरा चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा वो हम लोग कर लेते हैं। सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं। पादप में जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन है। और लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उग जाते हैं। पुष्प पादप का जनन अंग है। एक लिंगी पुष्प में ना तो नर और ना ही मादा जनन अंग होते हैं, या तो नर या फिर मादा, दोनों में से एक होते हैं। द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा दोनों जनन अंग
दोनों ही होते हैं। नर युग्मक पराग कणों के अंदर, मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। किसी पुष्प के परागकोश में उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण का प्रक्रम क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अब उसी पुष्प पर अगर परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है? परागकण जो है परागकोश में उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, और परपरागण में किसी उसी पौधे की किसी जो है दूसरे पुष्प में जो है उसकी वर्तिका पर क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। परागण पवन, जल व कीटों के द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। और युग्मनज का विकास कहाँ पे होता है? भ्रूण में होता है। तो पूरा का पूरा हम लोगों ने ये पाठ पढ़ने की कोशिश की। किसी और अन्य वीडियो के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए राम राम सा शुभ दिन।